ये वाला ये वाला आवाज आ रही है? चालू करना पड़ता है इसको। आवाज आ रही है? ठीक, आवाज़ बंद होगी बता देना, ठीक है? तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग थल सीमा कल पढ़ लिए थे कि थल सीमा हमारी कितनी लंबी है, 15,200 किलोमीटर की है लगभग। और उसमें सबसे ज़्यादा जो लंबाई है किस देश के साथ है हमारी सीमा रेखा? बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की लगभग, ठीक। इसके साथ 7 देशों के साथ हम लोग अपने क्या करते हैं, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। अब हमारी देखना आगे लिखना है जल सीमा, जल सीमा, ठीक है, वाटर बाउंड्री। ठीक, ये वाटर बाउंड्री यहाँ तक है, ठीक। तो वाटर बाउंड्री में देखो, पहले चीज ये समझो कि इसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, सब जानते हो। और ये है आपका अरेबियन सी, यहाँ श्रीलंका है, ठीक। श्रीलंका और बांग्लादेश, सॉरी श्रीलंका और भारत, ठीक है, इनके बीच कुछ टाइप्स। अब हमको एक चीज पढ़ना है, शब्द है खाड़ी, ठीक है। भारत की पहले खाड़ी देखेंगे जल सीमा रेखा में, ठीक। तो खाड़ी में सबसे पहला अरब खाड़ी, अरब खाड़ी। दूसरी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। ठीक, तीसरी कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। उसके बाद खंबात की खाड़ी, और एक लास्ट मिलेगा कौन सा? कच्छ की खाड़ी। मिला? समझ में आया? ये 5 टाइप की हम लोग खाड़ी पढ़ेंगे। बट इस खाड़ी शब्द में हमारे पास इंग्लिश में 2 शब्द आते हैं, जिसको एक में हम लोग बे कहते हैं और एक को हम लोग गल्फ कहते हैं, ठीक है। इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, और इनकी डेफिनेशन होती है द वाटर बॉडीज surrounded by land from 3 sides, यानी कि वह समुद्री क्षेत्र जो 3 दिशाओं से समुद्रों से भू क्षेत्र से घिरा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? खाड़ी कहते हैं। वह जल क्षेत्र जो 3 दिशाओं से भू क्षेत्र से घिरा हुआ है,
ठीक है। द वाटर बॉडी सराउंडेड बाय द लैंड फ्रॉम द थ्री साइड्स इज नोन एज बेज, इज नोन एज बेज और गल्फ। ठीक, अगर ये जो वाटर बॉडीज है इनका एरिया छोटा होता है तो इसको हम लोग गल्फ बोलते हैं, और अगर इसका एरिया बड़ा होता है तो उसको हम लोग बे कहते हैं। जैसे हमारे पास है बंगाल की खाड़ी, खुद देखो कितना बड़ा दिख रहा है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी कितना बड़ा दिख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। और बाकी आपको यहाँ पर दिखेंगे अरब की खाड़ी, अरेबियन सी में अरब की खाड़ी, तो ये आपका वाटर बॉडीज हुआ। इधर इधर और इधर तीनों दिशा में क्या है, भू क्षेत्र है, और एक एरिया में क्या है, पानी है। ठीक, ये हुआ अरब खाड़ी। अब देखो भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार है। गल्फ वर्ड लिखाता है मन्नार के साथ, इसके साथ गल्फ लिखाएगा क्योंकि छोटा सा दिख रहा है। वही चीजें हो गई। बंगाल की खाड़ी बहुत बड़ी है तो इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं बे, बाकी सभी चीज में हम लोग लिखते हैं गल्फ। और जितने भी गल्फ है आपको वो इस साइड मिलेंगे, आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, इधर से आपको खाड़ी मिलेंगे। इन्हीं देशों के बीच खाड़ी युद्ध हुआ था शीत युद्ध के समय में, ठीक है। अब देखो जहां पर मन्नार की खाड़ी है यहां भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता है जिसको हम लोग बोलते हैं जल मध्य। क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट। इंग्लिश में क्या वर्ड से डिनोट करते हैं, स्ट्रेट डिनोट करते हैं, लंबा वाला स्ट्रेट नहीं, ये समझौता वाला स्ट्रेट है। और स्ट्रेट या जल डमरू मध्य, देखो जल का डमरू बनना, तो डमरू कैसे दिखता है, ऐसा ही होता है डमरू। तो ये जो बीच का शेप बन रहा है ना, ऐसा शेप बनना चाहिए, यानी कि ये बीच का शेप दो चीजों को अलग करता है। इसी का मतलब है ये जो एरिया है ये अरब सागर को और बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। जब कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र या पर्टिकुलर एरिया, जब कोई पर्टिकुलर एरिया दो समुद्रों को अलग करने की कोशिश करता है, ठीक है, when a particular area separates the two water bodies या the two seas या the two oceans, ठीक है, उसको हम क्या वर्ड से डिनोट करते हैं, स्ट्रेट वर्ड से डिनोट करते हैं। और इंग्लिश में इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं जल डमरू मध्य कहते हैं, या इसको जल संधि भी कहते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग पाक जल संधि कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं। पाक पाकिस्तान वाला नहीं होता, ये वाला पाक होता है, पाक स्ट्रेट। कहाँ पर है, मन्नार की खाड़ी के पास में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक, अब देखो ये आपका हो गया क्या, अरब सागर, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, ये हो गया मन्नार खाड़ी और पाक स्ट्रेट। इसके बाद आता है गल्फ ऑफ खंबात, यानी कि खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी आपको कहाँ मिलेंगी, यहाँ पर, ये जो दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी। कई बार इसको गल्फ ऑफ कैम्बे भी लिखा रहता है, इसको भी याद रखना, गल्फ ऑफ कैम्बे लिखा रहता है, वही है खंबात की खाड़ी, या गल्फ ऑफ खंबात लिखा रहता है। सर वीडियो क्लियर नहीं है।
बाकी सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से? गुड मॉर्निंग। देखो तो क्लियर है वीडियो? एक मिनट ना, चेक कर लेता हूँ मैं। भाई अपना रिजोल्यूशन बढ़ा। हाँ, और कितना क्लियर करें? ठीक है, तो इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे। गल्फ ऑफ कैम्बे या खंबात की खाड़ी जानी जाती है क्योंकि भाई ये एस्चुअरी बनाती है। जब नदियां ऊंचाई से गिरते हुए गाद जमा करके गादों का ढेर बना देती है, उससे एस्चुअरी कहते हैं। जब नदियां ऊंचाई से गिरती हुई कहीं पर अचानक से ऐसे ऊंचाई से गिरी और वहाँ पर गाद यानी कि उसकी जो गंदगी या अवशेष जो ऊपर उधर आगे से लेके आती है, जमा देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्चुअरी कहते हैं। ठीक है ना? जो ऐसे पूरा समझ लो पहाड़ बन जाता है गादों से, उसको हम क्या कहते हैं? एस्चुअरी कहते हैं। तो गल्फ ऑफ कैम्बे में एस्चुअरीज जमा होती हैं। दूसरी बात, ये एस्चुअरी कौन सी नदियों से जमा होती है? दो नदियों से, क्योंकि यहाँ पर दो, एक नर्मदा और दूसरी तापी, ये दो रिवर आके गिरती है। नर्मदा और तापी दो नदियां आके गिरती हैं। आया समझ में? ठीक, इसके बाद आता है आपका कच्छ की खाड़ी। ये है कच्छ की खाड़ी। ठीक है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ कहते हैं। ये कुछ थे चीज़ें जो जल सीमा में ज़रूरी है। अब देखो जल सीमाएं हम लोग देखते हैं। जल सीमा चालू होती है हमारी कच्छ की खाड़ी से। कच्छ की खाड़ी से जल सीमा चालू होती है और ये जल सीमा चालू होते हुए पूरा इस तरफ से वेस्ट टू ईस्ट आती है, यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, तो इन जल सीमाओं के अलग अलग नाम रखे गए हैं अलग अलग राज्यों के द्वारा, भारत सरकार द्वारा। जैसे ये है, ये जो जल सीमा है आपको पूरी इतनी दिखाई दे रही है, यहाँ तक गुजरात है ऐसे करके। ठीक है, इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। काठियावाड़ कोस्ट, ठीक, गुजरात। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है महाराष्ट्र और यहाँ तक रहता है गोवा। इसको बोलते हैं हम लोग कोंकण तट। ठीक, कोंकण कोस्ट कहते हैं। ठीक, कोंकण कोस्ट कहते हैं। तीसरा ये गोवा भी रहेगा ना, इसमें गोवा भी शामिल है। गोवा के बाद से ये आपका केरल तक, इसको क्या बोलते हैं? कोनार तट, कोनार कहते हैं।
कोनार कोस्ट, ठीक। उसके बाद केरल आता है, तो पूरे केरल में इसको क्या कहते हैं, मालाबार, मालाबार तट कहते हैं। उसके बाद तमिलनाडु जो एक वृष्टि छाया प्रदेशों में आ जाता है, ये इसको हम लोग पूरा क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इसको उत्तरी सरकार कहते हैं, आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा तक, ये पूरा उड़ीसा तक क्या कहते हैं, रॉयल बॉर्डर या उत्तरी सरकार कहते हैं। उत्तरी सरकार कहते हैं। और उसके बाद वेस्ट बंगाल में आता है जिसको दीघा सीमा कहते हैं, दीघा बॉर्डर। वेस्ट बंगाल में क्या आता है, दीघा सीमा। ठीक, ये थी आपकी जल सीमाएं, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। मैं कर्क रेखा बोला ना, 8। त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा को मत भूल जाना। ठीक, चलो IST समझ में आया। IST कौन से डिग्री में जाता है, 82.5, ठीक है, यानी कि 82.5, ठीक है, 82.5 डिग्री में जाता है। अच्छा एक बात बताओ, IST कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्य बताया था आपको, 5 राज्यों से, 5 राज्य बताया था, ठीक है। तो वो यहाँ पर से आता है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश को ही काटेगा, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश को काटता है थोड़ा सा, उसके बाद छत्तीसगढ़ को काटेगा, उसके नीचे में क्या आता है, उड़ीसा आएगा, पहले उड़ीसा को काटता है थोड़ा सा, वो हमारा गरियाबंद से होते हुए जो लाइन से कट के नीचे जाता है तो उड़ीसा जाएगा, फिर उड़ीसा के बाद कहाँ जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो IST कितने राज्यों को काटता है, 5 स्टेट्स को काटता है, ठीक है। IST की डिग्री क्या है, 82.5 डिग्री, ठीक, कितना, 82.5 डिग्री कितना,
है बस। ईस्ट वेस्ट साउथ कुछ, ईस्ट क्यों आएगा? वेरी गुड, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं इसलिए 82 डिग्री, सॉरी 82.82 डिग्री पूर्व आएगा। ठीक है, ये हुआ। आगे अब डालना भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी भी कहते हैं, जहाँ पर हम किसी भी कंट्री का या हम लोग इंडिया का ही पढ़ रहे हैं तो उसका हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से लैंड फॉर्म्स होती हैं। तो लैंड फॉर्म्स होने से पहले तीन चार टाइप के लैंड फॉर्म्स देख लो। इसको बोलते हैं हम लोग माउंटेन, ठीक है, यानी कि पर्वत कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं प्लेट्यू। ठीक, इसे कहते हैं पहाड़ या हिल्स। प्लेट्यू को हम लोग कहते हैं पठार। और उसके बाद आता है फिर आपका समतल मैदान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन्स। ये चार टाइप के आपको लैंड फॉर्म्स याद रखने हैं जो होते हैं। ठीक है, जिसमें से पर्वत सबसे ऊंचे होते हैं, उसके बाद पठार तो होते हैं ऊंचे, बट ये जो पठार होते हैं ये ऊपर से क्या हो जाते हैं, इनमें चोटियां नहीं पाई जाती। ठीक है, इनमें चोटियां टूट गई है समझ लेना, तो ये क्या हो जाती है, इसको क्या कहते हैं फिर, पठार कहते हैं। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है इसी पठार में यहाँ पर मौजूद है, और जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भारत में है इसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, केंद्रीय उच्च भूमि। सेंटर में है इसलिए केंद्रीय बोलते हैं, और उच्च भूमि ऊंचा वाला क्षेत्र है, और हम इसको पठारी क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे दंडकारण्य का पठार हम लोग पढ़ते हैं, मालवा पठार पढ़ते हैं, बुंदेलखंड का और बघेलखंड का पठार पढ़ते हैं। सब पठारी हैं जो ऐसे यहाँ मौजूद हैं, और हम लोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं। ये चार टाइप के लैंड फॉर्म्स होते हैं। बट ये लैंड फॉर्म्स बने कैसे, इनके जो नीचे जमीन है वो जमीन की संरचना, कंपोजिशन क्या है, क्या क्या चीजें उसमें मौजूद है, ये हम लोग जानेंगे पहले। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि ये जो चट्टानों से ये सब चीजें बनी हैं, इनकी उम्र क्या है, ये कौन से एज में पैदा हुए हैं, बनाए गए हैं, किस तरीके से बने हैं, क्या चीजें से बनी हुई है। ठीक, भूगर्भिक संरचना। ठीक, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे पहले चट्टानों का निर्माण। हेडिंग डालना, चट्टानों का निर्माण। ये जो चट्टान बने इनका निर्माण किस कंडीशन में हुआ, उनके एज, उनके समय को क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो जो चट्टान थे ये दो प्रकार के चट्टान हुए, तो दो में भी पहला कुछ हुआ होगा जो पहले बना होगा। तो उसमें जो सबसे पहला चट्टान बना उसको हम कहते हैं आदि चट्टान कहते हैं।
आदि वर्ड जब भी हम लोग हिस्ट्री में या किसी चीज की हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है आदिम, यानी कि आदि कालों से, मतलब बहुत पुराना। ठीक है, सबसे पुराना समय। तो वो जो सबसे पुराना समय हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, जो सबसे पुराना समय हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो उस समय को हम क्या कह रहे हैं, आदि चट्टान कह रहे हैं, या यानी कि आदिम, सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम कह रहे हैं इसको हम लोग। ठीक, अब ये जो सबसे आदि पुराण वाला या आदि वाला सबसे पुराना जो चट्टान है, ये भी कुछ समय बाद टूटा होगा, किसी कारणों से टूटा होगा, या तो नदी आई होगी, तो नदियाँ क्या करती हैं, अपने बहने के लिए पत्थरों को काट देती हैं, उसके लिए कुछ किया होगा ये, तो ये काटते गई, और हो सकता है किसी और कारण से, प्रेशर की वजह से, हीट, टेम्परेचर, यानी कि इस कंडीशन में ये टूटा होगा। तो इसका टूटते टूटते क्या हो गया, इसका अपक्षय हो गया, तो हो गई अपक्षय चट्टान। तो जो चट्टानें टूट टूट कर बिखर गई, उसको हमने क्या कहा, अपक्षय चट्टान बना। ये अपक्षय चट्टान कहीं और से नहीं, इसी आदि चट्टान का ही भाग है, जो एक से टूट के दूसरे में बदल गए, बट वो सब टूटते टूटते अपना एक अलग से ग्रुप बना लिए, इसलिए उनका एक अलग ग्रुप बन गया और ये अलग ग्रुप में रह गए। बट कुल मिला के ये दोनों चट्टान तो एक ही जैसे बने होंगे, तो इनका कुछ समय होगा। ठीक, तो उस समय को हम लोग 4 चरणों में देखते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रॉक सिस्टम को हम लोग 4 फेज में देखते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 में है। हाँ हाँ, वही नाम, ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम लिख लो। ठीक है, अपर्दन मतलब होता है अपक्षय, यानी कि वो उसका एरोजन होना। ठीक है, जब एक चीज किसी चीज में टूट के दूसरे में बदलते हैं, हम एरोजन कहते हैं, जैसे सॉइल एरोजन पढ़ते हैं हम लोग, है ना, वैसी वाला। ये 4 पार्ट में टूट गए। तो जो सबसे पहला चरण है, उस काल को, उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी कैम्ब्रियन एरा कहते हैं। पूर्वी कैम्ब्रियन युग कहते हैं। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एरा कहते हैं। पूर्वी कैम्ब्रियन एरा कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन युग कहते हैं। ठीक है, ये वो समय था जब अपर्दन हुआ, यानी कि सबसे पुराने जो चट्टान का निर्माण हुआ अपर्दन से पहले का, उसको वो कौन सा युग हम मानते हैं, उसका नाम हमने दिया है पूर्वी कैम्ब्रियन युग, नाम दिया है प्री कैम्ब्रियन एरा। ठीक है, ये सब से पृथ्वी पर आज भी मौजूद है, पूर्वी कैम्ब्रियन एरा के वो चट्टान। ठीक है, तो भारत में भी मौजूद है। तो जो चट्टान बहुत आदि समय से, बहुत पुराने समय से बचा हुआ हमारे पास रखाया है, इसको हम लोग कहते हैं अपशिष्ट चट्टान, अवशिष्ट चट्टान। क्या कहते हैं, अवशिष्ट चट्टान कहते हैं। ठीक, अवशिष्ट चट्टान हम लोग कह रहे हैं इसको। अब अवशिष्ट चट्टानों का उदाहरण जो भारत में आज मौजूद है, ये है जो बच गया है, तो वो है कौन सा, अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन्स। यानी कि जो क्या नाम है, रेसिडुअरी हमारे पास रॉक सिस्टम्स बच गए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट चट्टान। बचा हुआ, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, जो बच गया थोड़ा बहुत। ठीक, और उसको हम क्या कर रहे हैं, अरावली पर्वत है वो आज, जो राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत, राजस्थान।
ठीक है, ये वो समय था जब अरावली पर्वत बन रही थी। देखो कोई भी चीज़ की एक पीक्स होती है, कोई भी चीज़ अपने पीक में जाने के बाद वो वहाँ से टूटना कंपलसरी होता है। एक समय में अरावली भी अपने पीक पर गई होगी, उसके बाद वो ऊपर से ही गिर के अपने आप को ही तोड़ी होगी या किसी और कारणों से टूट गई होगी। ठीक है, और आज जो बच के रह गए वही अरावली पर्वत होगी। अभी हिमालय भी बढ़ रहा है, धीरे 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 कुछ 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 करते करते बढ़ रहे हैं। एक समय आएगा जब हिमालय का भी पीक टूटेगा। ठीक, कोरोना एक समय में बहुत ज़्यादा पीक पे आता है, फिर चले जाता है, फिर आता है, तो उसकी भी पीक कहीं ना कहीं ख़त्म होती है। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणी जब बन रही थी, टूट रही नहीं थी, बन रही थी, उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी कैम्ब्रियन एरा। बट वो आज हमारे पास बची हुई रखाई है, आज बन नहीं रही है, आज खत्म हो गई। तो बची हुई रखाई जो अवशिष्ट है वो रखा है, रेसिडुअरी प्रोडक्ट्स। ठीक, ये है आपका पहला चरण। अब पहला चरण के एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अरावली पर्वत है। ठीक, इसके बाद आता है कैलिगेनियन युग आता है। कैलिगेनियन युग आता है। कैलिगेनियन युग वो युग था जहां पर हमने पूर्वी घाट का निर्माण देखा, यानी कि ईस्टर्न घाट्स को बनते देखा। जहां पर ईस्टर्न घाट्स बन रहे थे उसको हमने क्या देखा, कैलिगेनियन युग में देखा। उसके बाद आता है हर्मीनियमन युग। हर्मीनियमन युग आता है। ठीक, इसमें हम लोग देखते हैं विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी का बनना। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी का बनना, ये दो माउंटेन्स बने, विंध्याचल माउंटेन्स एंड सतपुड़ा माउंटेन्स बने। और आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देता हूं, ये जैसे मध्य प्रदेश है और ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मौजूद है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, जो ऐसे बटा हुआ है बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा पठार के हिसाब से। और एक बटा हुआ है ये मैकल श्रेणी हो गया, ये महादेव की पहाड़ी हो गई बीच वाली, और ये वाली राजपीपला की पहाड़ी हो गई। इन तीनों को मिला के, और इन तीनों को इसको बोलते हैं हम लोग क्या, विंध्याचल पर्वत, इसको हम लोग बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत। दोनों पर्वतों के बीच में हमको मिलती है भ्रंश घाटी। क्या मिलती है, भ्रंश घाटी। बट ऐसा नहीं है कि भ्रंश घाटी सतपुड़ा के नीचे नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है, यहां पर मिलती है भ्रंश घाटी। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको, विंध्याचल पर्वत बने और सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण हुआ, इसका मतलब है यहीं पर हमने भ्रंश घाटी भी देखी। भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली भी देखी। क्या देखी, रिफ्ट वैली। मैं हटूंगा तो दिखेगा ना भाई मैप, मत देखो मैप को, मैं क्या करूंगा। रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। ये था आपका तीसरा चरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्मीनियमन युग कहते हैं। हर्मीनियमन युग में हम लोग ने विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी को देखा, जहाँ पर हमने भ्रंश घाटी को भी बनते देखा, क्योंकि भ्रंश घाटी में ही इन दोनों पर्वत आते हैं। पर सतपुड़ा पर्वत है, एक्चुअल में भ्रंश घाटी इसी को कहते हैं, क्योंकि
सॉरी, जो ब्लॉक पर्वत कहते हैं हम लोग, ब्लॉक पर्वत वो पर्वत होते हैं जो दो भ्रंश घाटियों के बीच में रहते हैं, और ये पर्वत अस्थिर रहते हैं, स्टेबल नहीं रहते, ठीक है, इनमें अनस्टेबिलिटी होती रहती है, ये हिलते रहते हैं, ये समझ लो, क्योंकि भ्रंश घाटी को तोड़ने का काम करती है। बता रहा हूँ, बहुत स्मेल करता है यार ये। भ्रंश घाटी मतलब ये होता है कि जैसे ये दो चट्टान है, अभी दिख रहा है, ये एक नॉर्मल प्लेन सरफेस है। क्या हो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे आजू बाजू के सब जो आप लोग बैठे तुरंत नीचे हो जाओ, मैं अपने आप को ये समझूंगा कि मैं बहुत ऊंचाई में खड़ा हूँ, ठीक है। ये रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली में क्या होता है, नदियाँ जब बहते बहते क्या करती है, उस एरिया को क्या करती हैं, काट देती हैं, ठीक। और वो एरिया इसलिए जल्दी कट जाता है क्योंकि वो इग्नियस रॉक्स वाला एरिया होगा या काली मिट्टी वाला एरिया होगा। तो काली मिट्टी आप जानते हो वाटर एब्जॉर्ब करने में सबसे ज़्यादा माहिर होती है, वो सभी पानी को कलेक्ट कर लेती है, सॉफ्टनेस भी उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है ना, सॉफ्टनेस भी उसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो वो नदियाँ क्या करती हैं, मान लो यहाँ पर से दो नदियाँ बह रही हैं, ये नर्मदा है और ये तापी है, ये दो नदियाँ बहते बहते क्या करेंगी, इन दोनों एरिया को ऐसे कर देंगे, अब ये वो यहाँ से बहेंगे, ठीक है। तो ये जो एरिया नीचे होगा इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्ट वैली कहेंगे। अब भाई देखो, ये काट रही है, काट रही, एक समय ऐसा आएगा जब ये और कटते जाएगा और ये पूरा टूट जाएगा, देखो ये एरिया टूट जाएगा, इसको कहते हैं ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन एक समय में, जैसे आप अफ्रीका देखो, जब आप अफ्रीका देखोगे, यहाँ पर मैं आपको अफ्रीका थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये अफ्रीका है, अफ्रीका में आपने एक देश देखा होगा, ये है मेडागास्कर, ठीक है। ये मेडागास्कर के पास ये जो एरिया था मेडागास्कर, वो यहाँ पर जुड़ा हुआ था एक समय में, अब वो क्या हो गया, वो वहाँ से टूट गया। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर विक्टोरिया फॉल्स के पास एक नदी निकली, इसको हम लोग नील नदी कहते हैं। ये नील नदी खुद वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है और ये विश्व का सबसे बड़ी भ्रंश घाटी बनाती है। तो भ्रंश घाटी फिर से क्या कर रही है, इसको तोड़ रही है। एक समय अब ऐसा आएगा जब अफ्रीका का ये भाग, इजिप्ट वाला भाग, ये इधर का भाग पूरा कट के अलग हो जाएगा। वैसे ही यहीं पर हो रहा है। तो दो रिफ्ट वैली के बीच में जब कोई माउंटेन होता है उसे ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। और विंध्याचल पर्वत ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि उसके उस साइड में उत्तर की ओर में नहीं है रिफ्ट वैली। जबकि आप सतपुड़ा पर्वत को देखो तो उसके दोनों साइड में क्या है, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो भी कुछ कटेंगे, उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। पहले दिखा, ठीक। ये थे वो समय, अभी तक हुआ है हमारा हार्मेनियन युग हुआ है, ठीक। हार्मेनियन युग के बाद मिटा दो इसको, ठीक। ये जो चौथा युग है मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये चौथा युग यहाँ पर बता दे रहा हूँ। इधर का चौथा युग जो बचा हुआ है उसको यहाँ बता, इसको चौथा चरण कर लेना, ठीक है। ये हुआ आपका चौथा चरण। चौथे चरण को हम लोग कहते हैं अल्पाइन की चट्टान कहते हैं। अल्पाइन रॉक सिस्टम, ठीक है। अल्पाइन युग की चट्टान में एक
वैज्ञानिक थे, नाम था वैगनर। ठीक है, अल्पाइन युग की चट्टान के बारे में वैगनर ने शोध किया, शोध करके ये बताया कि इसी युग में अल्पाइन की चट्टान, इसी चौथे चरण वाले युग में हमने हिमालय की उत्पत्ति देखी है। हिमालय की उत्पत्ति, तो हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? वैगनर ने दिया। ठीक है, आया समझ में? ये थे आपके चट्टानों के निर्माण के वो समय, युग, एरा। मिटा दो। अब देखो उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि अब ये देखते हैं कि वो जो चट्टान बने हैं वो कितने कितने टाइप के बने थे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रॉक सिस्टम्स, तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर चट्टान जो है वो 3 प्रकार के हम लोग गिनते हैं। ठीक है, सबसे पहले बने हुए आग्नेय चट्टान, इसको हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। उसके बाद सेकंड होता है अवसादी चट्टान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और तीसरा यहां पर होता है हमारा रूपांतरित चट्टान। ठीक, रूपांतरित चट्टान को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इनमें सबसे पहले जो बना था वो था आपका आग्नेय चट्टान। ठीक, उसके बाद बना आपका अवसादी चट्टान। अवसादी मतलब अवसाद जो बचे हुए होते हैं, इसको अवशिष्ट यानी कि अवसाद बोलते हैं, वही है सेडिमेंट्री रॉक्स। बट इन दोनों के मिलने से, जब दोनों एक दूसरे से मिल गए, तो इनके मिलने से जो तीसरा फॉर्म चेंज हुआ इसका, उसे हम कहते हैं ये, जो टेम्परेचर यानी कि हीट एंड प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक में रूपांतर यानी कि अपने रूप को चेंज कर लिया, इसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान कैसे बना? जब इग्नियस रॉक्स आए, जो सबसे पहली चट्टान थी, ये आए, इन दोनों क्या हो गए? मिल गए। इन दोनों के मिलने से वो रूप दूसरा आ गया, इसीलिए इसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। करना है, ठीक करेंगे। एक तो देख लेते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक, आग्नेय चट्टान क्या होता है? ठीक, आग्नेय चट्टान वो चट्टान होते हैं जैसे उसमें आग दिख रहा है आपको, देखो। ठीक है, तो ये सबसे पहले बना हुआ चट्टान है, यानी कि हम इसके प्राइमरी रॉक सिस्टम भी कह सकते हैं, प्रारंभिक चट्टान कह सकते हैं, प्राइमरी
रॉक्स कह सकते हैं या प्रारंभिक चट्टान बन गए। ठीक, प्रारंभिक चट्टान वो चट्टान होते हैं या प्राइमरी रॉक्स यानी कि इग्नियस रॉक्स, जो जब अर्थ की उत्पत्ति हुई तो अर्थ क्या थी, एक बॉल ऑफ फायर, आग का गोला थी। ठीक है, वो आग का गोला जब शांत हुई तो पृथ्वी पर बहुत सारे लावा मौजूद थे। वो ही लावा धीरे धीरे क्या बन गए, एक चट्टान बन गए। ठीक है, वो क्या बन गए, वो चट्टान बन गए। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आग्नेय, आग से जला हुआ। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। जो सबसे पहली बार चट्टान बनी वही लावा जब सूख गए, जम गए, बैठ गए, वही कुछ समय बाद, ये एक दो साल की बात नहीं होती चट्टान बनना, ये कई लाखों साल की बात होती है, तब वो क्या बन गए, आग्नेय चट्टान बन गए। अब देखो, मान लो कहीं पर लावा किसी मिट्टी के ऊपर से जा रहा है, तो लावा मिट्टी को क्या कर देगा, पूरा जला देगा। और जला हुआ चीज़ कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। इसीलिए जहाँ पर इग्नियस रॉक्स होते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादातर क्या मिलेगी, काली मिट्टी मिलेगी। पर आप ये सोचो, वो जला हुआ कहीं पर अगर जा रहा है, किसी चीज़ को जला रहा है, तो क्या वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी होगी कि वहाँ कहीं पर कोई माइक्रोब्स या आपको जीवाश्म या ह्यूमस मिल पाएंगे? बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? कि वो समय ऐसा था कि जब लावा आए तो उस सारे एरिया को जला दिए, तो जले हुए चीज़ में ह्यूमस थोड़ी मिलेगा। तो यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा आपको, नो ह्यूमस, यानी कि इसमें क्या नहीं मिलेगा, जीवाश्म नहीं पाया जाता। जब जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, देयर इज नो फॉसिल फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, तो यहाँ पर जब कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब है यहाँ पर एनर्जी फ्यूल्स, देयर इज नो फ्यूल्स, यानी कि यहाँ पर ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, जैसे परंपरागत स्रोत जानते हो ना, परंपरागत स्रोत क्या क्या होते हैं, कौन से? कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, हमारे पास नहीं मिलेंगे क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम दोनों फॉसिल्स से बने हुए हैं, जीवाश्म यानी कि जीवों के अवशेषों से बने हुए हैं। तो इग्नियस रॉक्स तो वो रॉक सिस्टम है जो सभी चीज़ को जला के राख कर दिया है, तो वहाँ पर जब जीवाश्म नहीं रहेंगे तो ये चीज़ें कैसे बनेंगी, कोयला, पेट्रोलियम, इसलिए यहाँ पर नहीं मिलती। ठीक है, इनके जो ज़्यादातर आपको क्षेत्र मिलेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे, भारत में मध्य प्रदेश में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे, और गुजरात में मिलेंगे, और महाराष्ट्र में मिलेंगे। ठीक है, ये जो काली मिट्टी वाला यही एरिया होता है, जहाँ काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है, मूंगफली के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, मूंगफली के लिए उत्पत्ति होती। यहाँ पर हमको जो खनिज पदार्थ मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे, लोहा मिलेगा, निकल होगा, लोहा यानी कि Fe, ठीक है, निकल यानी कि आयरन होगा। ठीक है, चलो लिख देता हूँ, आयरन, निकल और तांबा मिलेगा। ठीक है, गुजरात के ऊपर में क्या पड़ता है, राजस्थान के एरिया में भी आपको कहीं कहीं पर मिलता है, तो यहाँ पर आपको तांबा भी मिलता है, तांबा, और जहाँ पर तांबा मिलता है तो उसका जुड़वा भाई जस्ता भी जरूर मिलेगा, तांबा और जस्ता। तो ये कुछ खनिज पदार्थ हैं जो किसमें मिलते हैं, ये सिस्टम्स में मिलते हैं। ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहले तो चट्टान यही बनी होगी। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर से जमीन को खोदो, तो जो आप जमीन खोदोगे तो देखना आपको लेयर्स दिखाई देंगी, लाल, उसके बाद काला, फिर हल्का हल्का पीला मिट्टी दिखाई देगा, ऐसे ऐसे करके लेयर्स दिखाई देती है। ठीक है, वो आपको लेयर क्यों दिखाई दी, क्योंकि वो अलग कलर की दिखाई। अगर वो अलग कलर की नहीं दिखती, सारी काली काली दिखती, तो क्या आपको लेयर दिखाई देती? लेयर क्यों दिखाई दी, क्योंकि वो अलग अलग कलर की दिखाई दी आपको। यानी कि जब एक चीज़ के ऊपर दूसरी टाइप की चीज़ आती है तभी लेयर बनती है। बट सबसे पहले जो जब पृथ्वी बना तो
वो जो चट्टान बनी है वो तो यही बनी थी, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। और इसके ऊपर में कोई दूसरे टाइप का तो रॉक्स आए नहीं थे, यानी कि पत्थर चीज़ें आई नहीं थी, इसीलिए इग्नियस रॉक्स क्या नहीं होते हैं, ये परतदार चट्टान नहीं होते हैं, परतदार चट्टान नहीं होते हैं, ठीक है। दे डज नॉट हैव द लेयर्स, दे डू नॉट हैव लेयर्स, ठीक है। यह परतदार चट्टान नहीं होती है। परत तब कब बनेगी, अब जब इसके बाद अवसादी चट्टान बनना शुरू होते हैं, तो ये अवसादी चट्टान इसके आसपास या इसके ऊपर आके बैठ जाएंगे। तो अब देखो दूसरे टाइप का चीज आ गया, तो आपको याद रखना है कि इग्नियस रॉक्स के ऊपर दूसरे टाइप का जब आ गया सेडिमेंट्री, तो अब हमको लेयर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, तो वो फिर क्या हो जाएगा, परतदार चट्टान हो जाएगा, जबकि ये परतदार नहीं है, ठीक। अब देखो इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, कोयला पैटी, इसलिए इसका जो आर्थिक महत्व है वो आर्थिक महत्व क्या है, कम है, कम महत्व है इसका आर्थिक महत्व, ठीक है। जो बचा कुचा है वो लोहा वोहा तांबा निकल जस्ता के कारण है, ठीक। पर आपको पता है भारत में इतना भी ज्यादा हम लोगों को जस्ता तांबा नहीं होता है हमारे यहाँ, इतनी भारी मात्रा में, ठीक। आग्नेय चट्टान के जो एग्जाम्पल है लिख लेना, बेसॉल्ट है, ग्रेनाइट है, एग्जाम्पल क्या है इसके, बेसॉल्ट चट्टान और ग्रेनाइट, ये दो चट्टान याद रखना, यही एग्जाम पूछता है, बेसॉल्ट ही ज्यादातर पूछता है, ठीक है, ठीक है। बेसॉल्ट और क्या होता है, ग्रेनाइट होता है, ये दो टाइप के चट्टान होते हैं। ये एक तरीके का चट्टान होता है जिससे कुछ कुछ चीज़ें बनाई जाती है, जैसे आप देखे होंगे कई बार बेसॉल्ट चट्टान से बनी हुई कोई स्टैच्यूज मिलती है, हम लोग को पुराने समय में मिलती थी, अशोक के समय में मिलती थी, ठीक है ना, उसी को हम सबको बेसॉल्ट चट्टाने कहते हैं, ठीक। ये आज की क्लास थी, कल की क्लास में हम लोग अवसादी चट्टान पढ़ेंगे और रूपांतरित चट्टान को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद फिर हमारा आएगा प्राकृतिक विभाजन, जिसमें हम लोग हिमालय, पश्चिमी घाट ये सब पढ़ेंगे। थैंक यू।